नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मुद्दा राजनीतिक ही है। जिस तरह से पूरे देश का माहौल, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, वो उसे लेकर के आम जनता के बीच में भी एक कौतूहल बना हुआ है। खास तौर पर 2 दिनों में जिस तरह से संसद के शीत सत्र से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, शायद देश के इतिहास में ये पहला मौका है। ये सब कुछ हुआ उस घटना से। इसकी शुरुआत होती है 13 दिसंबर से। इस दिन संसद के अंदर सभी सांसद संसद पर हमले की बरसी मना रहे थे, 22वीं बरसी मना रहे थे। अचानक 2 युवक संसद भवन में दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हैं और टेबल पर कूदते फांदते वो आगे की ओर बढ़ते हैं। वो अब उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं जिनके द्वारा उन्होंने गैस छोड़ी है, पीली गैस। अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि सांसदों ने ही उन्हें पकड़ा भी और पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। उसके बाद से लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। गृह मंत्री से इस मुद्दे पर जवाब मांगने की मांग उठी, प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर टिप्पणी करने की मांग उठी, लेकिन किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। और एक वक्त पहले 14 सांसद, उसके बाद करते करते 2 दिन के अंदर 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया मौजूदा सत्र से। ये भारतीय लोकतंत्र, जिसे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां की यह दशा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रख्यात समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडीज के करीबी रहे। जयप्रकाश जी ने जब संपूर्ण क्रांति की आवाज दी तो उसमें आगे बढ़ करके उन्होंने लीड किया, जिसका नतीजा रहा जनता पार्टी सत्ता में आई। वो समाजवादी विजय नारायण जी से हम इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करेंगे। आगे हम आपको लिए चलते हैं सीधे विजय नारायण जी के पास। स्वागत है विजय नारायण जी का। विजय नारायण जी, जिस तरह से पिछले 13 तारीख से लेकर के और आज तक की तारीख में जो घटना संसद के अंदर हुई है, उसे लेकर के उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को किस रूप में आज की तारीख में देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में संवेदनहीनता की स्थिति जब आती है तो यही सब ऐसी ही घटनाएं होती हैं। और संवेदनहीनता की इस स्थिति के लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार होता है जी। और हमारे देश में वर्तमान में जो स्थिति है उसमें सत्ता पक्ष किसी भी बातचीत के लिए, किसी भी तालमेल के लिए विपक्ष के साथ तैयार नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम को आप इस तरह जोड़िए। आपने उन बच्चों के कूदने की बात शुरू की, वो कूदे ये सही है और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। वो जानते थे कि हम पकड़े जाएंगे,
वो कूदे क्यों, उसके पीछे एक उनका मकसद था। हाँ, उनके पास हथियार नहीं था कुछ, उन्होंने जूते में गैस छोड़ रखी थी जिससे दबाया और गैस निकली, बस इतना ही था। मेरी समझ ये है कि उनके पीछे कुछ मुद्दे थे। हाँ, और उन मुद्दों को उन्होंने कहीं छिपाया नहीं है। इन मुद्दों की चर्चा करते हुए उन्होंने किसान आंदोलन की चर्चा की है, बेरोजगारी की चर्चा की। बेरोजगारी तो एकदम, वो सारे बच्चे बेरोजगार हैं। हाँ, पढ़े लिखे और सबकी उम्र हो गई है, 30 साल की ऊपर हो रही है। हाँ, उनको लगा कि भाई जो स्थिति हमारी है, ऐसी स्थिति देश के हमारी पीढ़ी के तमाम नौजवानों की, और ये सच्चाई है। बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि वो जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं बाद में, और उस घटना के बाद से, वो सभी देश के अलग अलग राज्यों के हैं। हाँ, तो एक मुख्य विक्टिम में एक तो मैसूर का है, कर्नाटक का है, उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो बिहार का है, झा करके। हाँ, एक लड़की है जो नेट क्वालिफाई है। हाँ, जो हाँ नेट क्वालिफाई है और बेरोजगार है। और बड़ी बात यह है कि ये सभी बच्चों ने बड़ी ही निर्भीकता के साथ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मेरी अपनी समझ ये है कि उनका संसद में किया गया ये सत्याग्रह है और उन्होंने अपने को हाजिर कर दिया। हाँ, और अब सरकार उनकी जांच पड़ताल के बाद इस नतीजे पर पहुंच रही है कि इनमें असंतोष था, बेरोजगारी का, महंगाई का, उनमें अपने भविष्य को लेकर चिंता भी थी। बिल्कुल। और ये बात जाहिर है, ये स्थिति पूरे देश की युवा पीढ़ी की है। हाँ, अब ये विकास का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है इसका ये कोई विवरण कभी सरकार संसद में देती नहीं। सच्चाई उनको भी पता है। हाँ, हाँ। तो देखिए, ये जो भर्तियां कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां 22 लाख खाली हैं इस वक्त, केवल सरकारी। और भर्ती इन्होंने एक की नहीं किया है। जहाँ काम बढ़ रहा है वहाँ ये संविदा की भर्ती कर रहे हैं। और ये संविदा की भर्ती की स्थिति है कि आपने उस बच्ची की नेट क्वालिफाई करने की बात कही। दिल्ली के डिग्री कॉलेजों में 66 डिग्री कॉलेज दिल्ली शहर में दिल्ली विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड, उसमें BA और MA स्तर पे जो बच्चे पढ़ा रहे हैं उसमें 2/3 ऐसे हैं जिनको संविदा पर रखा गया। माने उनकी वेतन शुरुआत होती है 1.5 लाख रुपए से और उनको 32,000 से लेके 50,000 रुपया दिया जा रहा है। इससे कितना पैसा उन्होंने खर्चा किया है। और ऐसे नौजवानों की जो आप समय सीमा जोड़िए तो वो पिछले 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 35 और 40 साल के हो गए। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे संविदा टीचरों की हड़ताल हुई। हड़ताल 6 महीने चली। सरकार ने बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। विद्यार्थियों का कितना नुकसान हुआ। ऐसी संवेदनहीनता की स्थिति बेरोजगारों के साथ, शिक्षित बेरोजगारों के साथ जब है तो बेरोजगारों की, अशिक्षित बेरोजगारों की क्या स्थिति होगी। आज कंपनियों में जो भर्तियां हो रही हैं वो बिना रिकॉर्ड के ठेके पर, और जो पैसा मजदूर को मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा ठेकेदार को दिया जा रहा है। सरकार भी यही कर रही है। रेलवे में आज नियमित काम करने वाले मजदूरों की संख्या मात्र 9 लाख रह गई है, जो 1974 में हड़ताल के समय 15 लाख थी। काम बढ़ा है, रेल का विस्तार हो रहा है, नई रेलगाड़ियां चल रही हैं, लेकिन नियमित भर्तियां नहीं हो रही। जो जरूरत है उसको वो संविदा वाले मजदूरों से भर रहे हैं। आज रेल में 6 लाख कर्मी संविदा हैं और ये सब ठेकेदार के माध्यम से आती है। इनकी नौकरी का कोई ठीक नहीं। जिस दिन ठेका खत्म हुआ
वो सभी वापस कर दिए जाते हैं। बहुत तेजी से रेल में इस तरह का हो रहा, और हर सरकारी कारखाने में, निजी कारखाने में यही स्थिति। हमारे बगल में देखिए बिरला का एक कारखाना, हिंडाल्को नामी कारखाना है। यहाँ नियमित मजदूरों की संख्या 10,000 है और ठेका मजदूरों की संख्या भी 10,000 है। काम सभी वही करते हैं, जिनके वेतन में दूनी काम करते हैं। तो ये इन्हीं का सवाल नहीं है। आप टाटा नगर में जाइए तो वहाँ भी यही स्थिति है, सारे उद्योगों में यही स्थिति। तो ये संविदा मजदूर क्या है, ये ठेका मजदूर क्या है, ये तो बंधुआ मजदूर है। बिल्कुल। इन बंधुआ मजदूरों की संख्या आज देश में 6 करोड़ है, जिनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं और सरकार कोई नीति इनके लिए बना रही। इन सभी नौजवान पीढ़ी को देश के पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया। तो शोषण की पूरी छूट है और इस छूट के पीछे सरकार की नीति है। कहीं न कहीं सरकार इनके समर्थन में खड़ी हुई है। इसलिए ये भाग इसलिए रहे हैं कि उन्होंने जो जांच पड़ताल की है, उन नौजवानों से पूछताछ की है, उनका सबने यही एक स्वर में कहा है कि हम नौजवानों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किसानों और मजदूरों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने ये काम किया है। सरकार इसको छुपा रही है और इसको स्वीकार करने से वो भाग रही है। हाँ, इस तरह की अगर इस पर चर्चा होती तो भाग रहे हैं जी, वो ये चाहते नहीं है। उनका जवाब इनके पास है नहीं। और युवाओं ने भी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का अनुसरण किया और वो जाकर के वहां वो कूदे और उन्होंने अपनी मांग की। इसके पीछे एक कारण और भी बताया जा रहा है कि उन लड़कों को जो पास जारी हुआ था, जो संसद के अंदर गए थे, वो एक बीजेपी सांसद की रिकमेंडेशन पर जारी हुआ था। वो मैसूर का ही सांसद है। और कहा यह भी जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी खासतौर पर गुजरात लॉबी के बहुत निकट हैं। वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक किताब भी लिख चुके हैं, जो किताब काफी पसंद आई थी प्रधानमंत्री जी को। हालांकि तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस सांसद को भी बचाना है इनको, और मुद्दा जो बेकारी का है, महंगाई का है, मजदूरों का है, किसानों का है, उसको भी पूरी तरह से खारिज करना है। देखिए, बच्चों ने बड़ी चालाकी की है जी। उन्होंने अपना पास किसी विपक्ष के नेता से नहीं बनवाया। हाँ। उन्होंने भाजपा सांसद से ही बनवाया है जी। और वो सिर्फ देखने जा रहे थे। हाँ। उनका इरादा तो यही था। और उस भाजपा सांसद का भी कोई बयान आज तक नहीं आया। ये देखिए, बड़े रहस्य की बात है कि उसने कैसे जारी कर दिया, किस विश्वास पर जारी कर दिया। जाहिर है कि बच्चों ने उनको कन्विंस किया होगा कि हम देखने जा रहे हैं, और उन्होंने देखिए बिल्कुल सत्याग्रह किया है। न उनके पास कोई हथियार था, न कोई ऐसी सामग्री थी जिससे किसी को कोई खतरा हो सकता है। तो इसलिए इसको मैं अपनी ओर से संसद में किया गया सत्याग्रह मानता हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। ये एक अलग मुद्दा है कि संसद में जिस तरह से लड़कों का जाना हुआ, उनकी जो हरकतें रही, वो एक अलग छानबीन का, जांच का मुद्दा हो सकता है। वो संसद की सुरक्षा का मुद्दा जरूर हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो बच्चों ने जो मांग उठाई, जो बातें की, वो असल चीज थी जिससे ये सरकार, सत्य है, वो बिल्कुल जायज है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। वो भी परेशान इसी से है। और देखिए, गांधी जी ने कहा, अहिंसा के माध्यम से जो साहस का प्रदर्शन होता है वो हिंसा के माध्यम से नहीं होता। आप लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हिंसा भी कामयाब हुई है दुनिया में। इन बच्चों ने अहिंसा के माध्यम से अपनी बात कहकर देश भर के करोड़ों नौजवान की बात कह डाली है। और इसके लिए देखिए, उन्होंने वो इसके लिए तो तैयार है कि भाई हमने ये किया, आपने हमको पकड़ा, जो सजा देना हो आप उनको दीजिए। हाँ, उनके ऊपर तो ये भी लगा दिया गया। अब वो उनसे बड़ा आतंकवादी कोई हो ही नहीं सकता है। उन्होंने ये तलाश भी की कि कहीं इनका रिश्ता आतंकवादियों से तो नहीं है।
लेकिन उनको कहीं कुछ मिला नहीं है अभी तक। आज दुर्भाग्य से इनमें से कोई मुस्लिम भी नहीं है। मुस्लिम भी नहीं है जिसका उनको एक कार्ड मिला होता जी। अब इसका एक ड्रॉबैक देखिए, जो मेरी समझ में, मैं भी युवा आंदोलन से आया हूँ। हाँ। देश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव एक दिल्ली और जेएनयू को छोड़कर इन्होंने बंद कर रखा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 35 साल से चुनाव नहीं हुए। इस साल उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं हुआ है। ये छात्र संघों की राजनीति को पूरी तरह से दबा देना चाहते हैं। लेकिन इस घटना ने ये साबित किया है कि विद्यार्थी नौजवान अपनी मांगों को जाहिर करने के लिए, सरकार और जनता के सामने उजागर करने के लिए कोई सत्याग्रह का मार्ग, चाहे बाहर हो या संसद में हो, वो ऐसा कर सकता है। ये इन्होंने एक लगता है कि राजनीतिक दल जो है वो उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी एक रास्ता दिखाया है, जिनके लिए सरकार ने सड़क से लेकर के संसद तक सवाल पूछने पर पाबंदी लगा रखी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया व्यापक है जनता में, और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस सब का नतीजा दिखाई देगा आगे आने वाले दिन। एक घटना का जिक्र मैं आपको और करना चाहता हूँ। देखिए, महुआ मोइत्रा सांसद थी, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि पैसा लेकर उन्होंने सवाल पूछा। लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि नहीं, इन्होंने पैसा नहीं लिया है, गिफ्ट लिया है। गिफ्ट और पैसे में बड़ा अंतर होता है, और गिफ्ट को अदालत भी कोई ये नहीं मानती, गुनाह नहीं मानती। अब जांच शुरू हुई तो ये खुद यही बता रहे हैं वो सवाल क्या था, वो सवाल किसके बारे में था। बाहर से ये जानकारी मिल रही है कि ये सवाल महुआ मोइत्रा ने अडानी के बारे में पूछा है, और अडानी के कुछ आर्थिक लेन देन के बारे में पूछा है जो इनको विदेशों से संबंधित है। वो इस बात को की चर्चा ये होने देनी नहीं चाहिए। और जब उस महिला ने कहा कि भाई हमको अपनी बात कहने दीजिए, हमको जवाब का अधिकार है, ये मानवीय अधिकार है, तो उन्होंने उसको जवाब देने नहीं दिया, सीधे सीधे उसको निकाल दिया, प्रस्ताव कर दिया। तो अब वो गई है सुप्रीम कोर्ट। किसी को भी आप जवाब का मौका दिए बिना तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, एडमिट तो हो गया है। देखिए, बड़ी दिलचस्प सुनवाई होगी, और इसका नतीजा भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत दिलचस्प होगा। वो इससे भी घबराए हुए हैं, लेकिन पूरा देश इसका बड़ी इसका इंतजार कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई दिशा देने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना चाहिए। होगा या नहीं होगा, होना चाहिए। जी, सही कहा आपने। इधर भी लगातार विपक्ष की ओर से जो भी सवाल किए जा रहे हैं, जो भी सवाल करता है उसको निलंबित कर दिया जा रहा है, उसको बर्खास्त कर दिया जा रहा है, संसद से निष्कासित कर दिया जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, मोइत्रा हो, और अब जो है वो एक सुरक्षा, संसद की सुरक्षा के मामले पर 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या आप 1952 से लेकर के अब तक का चुनाव संसद को देख रहे हैं आप अच्छी तरह से, क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई घटना कभी हुई हो इतिहास में? लेकिन ये घटना नहीं हुई कभी, ये सही है। लेकिन इस घटना के पीछे सरकार की सोच क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। जी, क्योंकि एक तो इनकी तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक अधिकार बोलने मत दो किसी को। लेकिन ये भीतर से बहुत घबराई हुई है, जैसा कि हर तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार भीतर से डरी हुई और घबराई हुई होती है, उसी तरह से ये भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। सत्य को उजागर मत होने दो, इनकी पूरी कोशिश है, लेकिन इस कोशिश की एक सीमा होती है। सत्य दबाने से नहीं दबता, वो बाहर आना ही आना है। ये सारी जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, इसको पूरा देश देख रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है।
विशेषकर महुआ मोइत्रा के बारे में भी और इन नौजवान लड़कों ने जो किया है उसके बारे में भी बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सारी दुनिया से, विशेष करके लोकतांत्रिक देशों से आ रही है। जी जी, सही बात है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि संसद जो जनप्रतिनिधि वहां चुन करके जाते हैं देश भर के, वो विभिन्न मुद्दों पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद किसी भी बिल को कानून के रूप में परिणित किया जाएगा। लेकिन पिछले 3 जो विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्यों में हिंदी पट्टी के, 3 राज्यों में बीजेपी ने जो सफलता पाई है, उसके बाद से इन्हें ये लगता है कि अब हमको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, अब ये सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी में उतर गए हैं। संसद चल रहा हो और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद में न जाकर के अपनी बात वो जनता के बीच में कहीं रैलियों में कह रहे हो, कहीं मीडिया से वो बातचीत में कह रहे हो। अभी एक गृह मंत्री का भी साक्षात्कार आया है और 2 दिन तक प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में रहे। यहाँ उन्होंने 4 अलग जातियों का नाम लिया, जिसमें कि महिलाओं का भी नाम लिया, युवाओं का भी नाम लिया, मजदूरों का भी नाम लिया। मैंने एक तरफ से पूरा संसद में मुझे मान लिया है कि संसद में जो कुछ भी हो रहा है उससे उनका कोई सरोकार नहीं है और वो 2024 के चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से लग गए हैं। यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी स्टेट हेड्स को ये डायरेक्शन भी दिया है कि 55 दिन के अंदर पूरी आप तैयारी कर लें। तो लगता है कि 22 तारीख को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद 4 दिन के बाद 26 जनवरी, और माना यह जा रहा है कि जनवरी लास्ट या फरवरी में अधिसूचना जारी हो जाएगी। देखिए, इसकी पूरी संभावना है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये भी अब इसको मई तक इस माहौल को टालना नहीं चाहते। लेकिन इसमें भी देखिए, जो अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें उस चुनाव के दूसरे पक्ष में जिससे वो घबराएंगे, आज दक्षिण के 5 राज्यों में उनकी कहीं भी सरकार नहीं है और दक्षिण के 5 राज्यों में भाजपा विरोधी हवा भी यही है। दूसरा यह है कि जो 4 राज्य, ये 3 हिंदी के और 1 तेलंगाना के, इसमें जो कुल वोट पड़े हैं इसमें 4,92,000 वोट कांग्रेस को गया है और 4,82,000 वोट भाजपा को। वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला है। तो देखिए, घबराने वाली बात तो उनके लिए ये भी है। और ये जो बीच की पट्टी है हिंदी वाली, इसमें भी जो अनुपात है 41% और 39% का है। और दूसरी ओर देखिए, ये मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? एकदम अनजान चेहरे, पहली बार विधायक बना वो मुख्यमंत्री हो गया। ये सब जाति की गोटी बैठा है। अब मध्य प्रदेश में जो जातिगत गणना है उसमें एक यादव को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। उसने कहा कि भाई मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, मुझे बना दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी नहीं था। 3 जगह 3 जातियों को उन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि ये घबराए नहीं है। अब ये इस माहौल में इधर चुनाव का नतीजा, इधर ये मुंडे, ये जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में जो विपक्ष ने अपना एक इंडिया गठबंधन बनाया है उसकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि अभी तक जो 3 बैठकें हुई थी पटना से लेकर के और मुंबई तक, उसमें इस तरह की कोई बात हुई नहीं। 4 महीना बीच में निकल गया, वो चुनाव, विधानसभा चुनाव में उस दौरान कोई बैठक हुई नहीं। हालांकि आज शाम को उनकी बैठक हुई है। अभी वोट शेयरिंग का मामला, सीट शेयरिंग का मामला है, और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं। खास तौर पर कहीं दबी जबान से ही सही ईवीएम का भी मामला रहा है। और आज
के समाचार पत्रों में ये भी आया है कि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि अगला चुनाव लोकसभा का जो हो वो बैलेट पेपर से हो। तो बीजेपी घबराई हुई जरूर है, लेकिन उसका मुकाबला कैसे करेंगे? आप यूपी की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष स्टेट अध्यक्ष कुछ बोलते हैं, यूपी में जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके नेता अखिलेश जी उसका काट कुछ अलग ढंग से रखते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि जो स्थिति जनता पार्टी के समय में हुई थी, वो एक कांग्रेस हराओ का जो नारा दे करके आप लोग आगे आए थे और एक पार्टी का गठन हुआ और कांग्रेस को आप लोगों ने एकदम से साइडलाइन कर दिया था, वो स्थिति क्या बन पाएगी? देखिए, दो चीजें को समझ लिया। ये गठबंधन का एक संसदीय दल है। हाँ, संसद में पूरा का पूरा 100% कोऑर्डिनेशन है, ये मिलके काम कर रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। अब हुआ क्या, गठबंधन ने एक टैक्टिकल गलती की। जब आपने गठबंधन कर लिया उसके बाद ही ये चुनाव हुए। क्योंकि गठबंधन के बाद चुनाव हो रहा था तो ये सावधानी बरतनी चाहिए थी कि कहीं आपस में कोई टकराव जैसी बात नहीं, तो कोई बात ही नहीं हुई इस विषय पर। जिसको जहां हुआ वो अकेले अकेले लड़ गए लोग। और उसी दौरान अखिलेश यादव से और कांग्रेस के लोगों से हाँ, खासतौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फिर अखिलेश ने उसका जवाब दिया। यूपी में अजय राय ने जो बयान दिया, अजय राय का एक वीडियो मैं आज भी देख रहा था, वो बात कर रहे थे और वो आज भी ये कह रहे हैं कि हम सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, वो आज भी अगर वो बोल रहे हैं तो राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं, उनको बचना चाहिए, बिल्कुल अपनी सीमा में रहनी चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल इन गलतियों को लोगों ने लगता है कि ऐसा महसूस किया है और उसको तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीटों का जो तालमेल है वो ज्यादा अहम है। हाँ, और वो हम ये कह सकते हैं कोई फार्मूला, कोई आधार इनको निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालेंगे तो परेशानी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी अलग अलग भी बातचीत हो रही है, आपस में भी, टुकड़े टुकड़े में भी और बैठक में भी, और अगर ये निकाल पाए तो कांटे की लड़ाई होगी और ये फिर कहना मुश्किल होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, या कोई हम से पार्लियामेंट हो रही है। ये तीनों संभावनाएं बनी हुई हैं। ये सब कुछ ये 27 सदस्यीय इंडिया गठबंधन की रणनीति और तालमेल के ऊपर निर्भर करता है। ये बात वो भी जानते हैं कि इस बार की लड़ाई बहुत निर्णायक होगी। हाँ, माने ये तो डू एंड डाई है, बिल्कुल डू एंड डाई है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को हमारे समझ से राहुल गांधी भी समझ रहे हैं अच्छी तरफ से, ममता बनर्जी भी समझ रही हैं, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, अखिलेश भी समझ रहे हैं, और लेकिन केवल समझने भर से तो कुछ होना नहीं है। इसलिए किसी भी पार्टी के नेता के लिए किसी स्तर पर हो, वो दावा करना कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे, इससे बचना चाहिए। जब निर्णय हो रहा है वहाँ तो एक तरीका निकल रहा है तो उसका इनको इंतजार करना चाहिए। और खास तौर पर जहां तक मेरा मानना है कि बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। यही चूक हो गई तीन राज्यों में, इस बात को भी हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। पांडे जी हमारे साथ सहयोगी हैं, विजय शंकर पांडे जी, आपका कोई सवाल? सब सोशल मीडिया पर इन दिनों विपक्षी सांसदों के की धार के भोथरा होने की पर काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बहुसंख्यक बुद्धिजीवी वहां डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में विपक्षियों को सामूहिक इस्तीफा देकर सीधे सड़क पर उतर जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जयप्रकाश जी ने यही कहा था बिहार में
और सारे विपक्षी विधायकों ने इस्तीफा दिया था। आज ये सारे लोग इस्तीफा देकर आ जाते हैं, अगर लोकसभा ही से न देना है, राज्यसभा का तो सवाल नहीं उठता है, ये सब लोग आ जाते मैदान में तो एक सुबह बन जाती। अब लोकसभा में इनके बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इसमें विपक्ष पर विशेष तौर पे जो सियासी छत्रप है विभिन्न राज्यों में, उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये कहीं न कहीं किसी तरह से भ्रष्टाचार की आग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, इवन गहलोत से लेकर भूपेश बघेल तक पर ये आरोप लगे हैं। अखिलेश को भी जो थोड़ी बहुत नरमी बरती जा रही है, सड़क पर उतरने से परहेज किया जा रहा, उसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं। तो क्या वही आड़े आ रहा है जिस वजह से ये लोग सीधे सीधे मोर्चा लेने से बच रहे हैं? इस संभावना से इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति को पिछले जो एक अरसे से, आजादी के बाद से ही निजी पत्नियों के 2 नंबर के या भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के लिए पैसा चाहिए और उससे भाजपा बाहर नहीं है। नहीं हो, भाजपा सबसे साधन संपन्न पार्टी है, आज नहीं पिछले 40 साल से। उनको साधन की कमी कभी नहीं रही है और उनके साधन के जो बड़े स्रोत है पूंजीपतियों के, आज वो उनके साथ खड़े हैं, उनको चिंता नहीं है और वो सबको तंग करेंगे। इस्तीफा दीजिए और जेल जाने के लिए तैयार रहिए, जेल से जो डरेगा। इस पर आरोप भी लग रहा है ना, जैसे विशेष तौर पे कांग्रेस के जो 3 छत्रप थे, वो चाहे कमलनाथ हो, चाहे भूपेश बघेल हो और या फिर अशोक गहलोत हो, इन लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए इवन अपने पार्टी के भीतर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, तीनों के प्रतिद्वंदी मौजूद थे, तो वो लाभ में न जाए, इस वजह से इन्होंने कांग्रेस का बतौर कांग्रेसी सोचने के बजाय बतौर अपने लिए ही सुरक्षित होकर सोचे, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा है कांग्रेस। इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता हूँ। यार, और ये सोशल मीडिया ने विपक्ष की धार को कितना कमजोर किया है। ज्यादातर लोग एयर कंडीशन केबिन में बैठकर और ट्वीट करके ही अपने दायित्व का तीसरी समझ ले रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया में आज हर तबका शामिल है, चाहे वो एसी में बैठा हो या सड़क पर बैठा हो या बुद्धिजीवी हो या नौजवान हो, एकदम आज सामान्य आदमी भी जो देश की हालत को, मैं राजनीति नहीं कर रहा, जो देश की हालत को, सच्चाई को, भ्रष्टाचार को और जन भावना को समझता है, वो उसकी अभिव्यक्ति ज्यादातर सही है। अभिव्यक्ति सही है अपनी जगह पे, लेकिन वो सोशल मीडिया के साथ साथ जैसे राहुल है, वो सड़क पर उतरने को तवज्जो दिए ना, सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहे, लेकिन यहाँ तो सोशल मीडिया से आगे मामला बढ़ ही नहीं रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ। जिस दिन ये गठबंधन जो चुनाव में उन्होंने तवज्जो दिया, उसके साथ तालमेल की टैक्टिकल रणनीति के साथ अगर मुद्दों को भी उठाता रहा होता, सड़क पर उतरता रहा होता, आप राहुल को क्यों कह रहे हैं? और विपक्षी नेता भी तो हैं, उन सब लोगों, ये अखिलेश को भी तो उतरना चाहिए था। नहीं, एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो गठबंधन होने के बाद ये विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें ये भी तय किया गया था कि एक साझा रैली होगी मध्य प्रदेश में, लेकिन वो नहीं हुई। इस पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाई दिया और उन्होंने विपक्ष के किसी भी नेता को अपने इन सभी 4-5 राज्यों में कहीं भी बुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनको शुरू से ही मीडिया भी ऐसा बोल रहा था कि तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत रही है और ये उससे गलतफहमी में आ गए। इनको लगा कि ये तीनों राज्य जीतने के बाद हमारी लीड बड़ी अच्छी हो जाएगी, हाँ, हम जिधर जाएंगे उधर जाने को विपक्ष मजबूर होगा। और यही उनकी जो समझ थी, या उस समझ के आधार पर जो वो सोच रहे थे अकेले चलने की, वहां वो धोखा खाए।
अभी जो हम लोगों ने बात की, इसी क्रम में एक चीज जैसे शुरुआत में भी मैंने कहा था, हाँ, क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम को लेकर के भी कोई खेल है वास्तव में? तो ईवीएम को लेकर 10-20%, 25% का खेल हमेशा होता रहा है। इतनी मार्जिन होती है, तो इतनी मार्जिन अगर हो गई तो जहां कांटे का चुनाव है वहां फेरबदल हो जाता है। इतनी मार्जिन के बाद भी अगर 39% और 41% का अंतर है तो सोचिए रिजल्ट क्या हो गया होगा। वो अपनी जगह पे गुंजाइश है। नहीं, ईवीएम को लेकर के ये भी दरअसल सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि परिणाम घोषित होने के पहले ही सत्ताधारी दल में से कोई नेता ये बता दे कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी, या पर्टिकुलर किसी प्रत्याशी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितने वोट मिलेंगे, विपक्ष में जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसको कितने वोट मिलेंगे, ये सारा आंकड़ा वो प्रस्तुत कर दे और वो रिजल्ट आने के बाद वैसे ही दिखाई दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम एक एरिया वाइज, जिला वाइज फीडिंग की गई जी। तो उतनी फीडिंग के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा ईवीएम ही उन्होंने कैप्चर किया, आखिर विपक्ष को वोट मिला। ये सारा उनका जो खेल होता है, हर कंस्टिट्यूएंसी में अगर आप 10%, 20% मार्जिन इतने की गुंजाइश बना लीजिए बढ़त की, तो उसमें रिजल्ट एकदम उल्टा हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये भी चीजें बात, लेकिन ये सही है कि जब यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ईवीएम से यहाँ नहीं होना चाहिए। और ईवीएम पर जो आम वोटर है गांव का, आज भी जो अनपढ़ है, इस मशीन को नहीं समझता है, वो कंफ्यूज हो जाता है उसका दबाने में। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे और खुद एक बड़े भाजपा नेता जो थे उन्होंने ईवीएम को लेकर के लोकतंत्र पर खतरे की आशंका जताते हुए पूरी किताब लिख डाली थी, जिसकी भूमिका आडवाणी जी ने। उसकी अब एक कदम आगे जाना पड़ेगा। अगर विपक्ष एक कदम आगे भी नहीं जाता है, सड़क पर नहीं उतरता है, कोर्ट में नहीं जाता है। अभी मध्य प्रदेश की चुनाव पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन किया, क्या डिटेल है ऐसा नहीं रहा है, लेकिन ऐसा पता लग रहा है कि चुनाव के बारे में कांग्रेस की ओर से 1500 पिटीशन अलग अलग जगहों से दिए गए थे और चुनाव आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, एक का भी 1500 में, और रिजल्ट आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है देखिए। उन्होंने जो चुनौती दी है उसका आधार अच्छा है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कोर्ट के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसकी बुनियादी इलाज वही है कि आप बैलेट पेपर्स पर आइए। लेकिन वो होगा कैसे? ये तो करने नहीं देंगे। नहीं करने देंगे, उसके लिए एक आंदोलन सत्याग्रह चाहिए। क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि समूचा विपक्ष इस बात के लिए मन बना ले कि अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते हैं तो हम लोकसभा चुनाव में का बहिष्कार करेंगे? ये हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन सत्ता लोग इसके लिए शायद सत्ता में जो आपसी प्रतिद्वंदिता है जी, कि किसको कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, इस विचार को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और जहाँ जो बड़ी ताकत है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज और भी है कि जिस तरह से चुनाव आयोग अब बन गया है, चुनाव आयोग में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे या उनके दो सहयोगी होंगे, उनका जो चयन की प्रक्रिया में जो संशोधन आ रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है और प्रधानमंत्री अपने मनचाहे मंत्री को उस कमेटी में रखेगा, तो अकेला एक विपक्ष का नेता कर क्या लेगा? जो चाहेंगे उसको बैठाएंगे और जो उनके द्वारा स्थापित होगा वो आप विपक्ष चाहे जितना हल्ला मचाता रहे उसका कोई फर्क नहीं। तानाशाही जब बढ़ती है तो उसकी कोशिश संपूर्ण तानाशाही की होती है। हाँ। आज ये सरकार तानाशाही से संपूर्ण तानाशाही की ओर बढ़ रही है।
कोई गुंजाइश कहीं से भी किसी बिंदु पर भी वो छोड़ना नहीं चाहती, ताकि यहाँ पूरे सिस्टम पर, पूरे देश पर, राजनीति पर पूरा कंप्लीट संपूर्ण रूप से एक तानाशाही हावी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए और हम लोगों की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। और बहुत सारी चीजें जो अभी तक जो चल रही थी उनके बारे में विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को बहुत जानकारी दी। कई मुद्दे हम लोगों ने आपस में डिस्कस किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द ही इन मुद्दों को लेकर के, अलग विचारों को लेकर के आपके साथ सम्मुख होंगे। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके। और अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।